हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शीतल और प्राची दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। शीतल काफी चालाक होती है और वहीं प्राची काफी मासूम और भोली भाली होती है। शीतल की शादी तय हो चुकी थी, इसीलिए शीतल की माँ पार्वती उससे कहती है, बेटा अब तेरी शादी का दिन नजदीक आ ही गया है और अब भी तू खाना बनाना नहीं सीख रही है। अरे कब तक ऐसे ही चलेगा? तू ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती है क्या? क्या माँ, आप भी ना जब देखो शादी के पीछे पड़ी रहती हो। अरे खाना बनाना तो मैंने शादी के बाद भी सीख लूंगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी के बाद सब तेरे हाथ का खाना खाना चाहते होंगे और तू तब कैसे खाना बनाना सीख पाएगी? बोल। माँ शादी मेरी हो रही है, शादी के बाद मुझे दूसरे घर में जाना है ना। हाँ फिर भी पता नहीं क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं। अरे मैं अपने ससुराल में सब संभाल लूंगी। शीतल अपनी माँ की बात को ना ही मानती है और ना ही समझती है। कुछ दिनों बाद शीतल की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है और शीतल अब अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद शीतल की सास पूनम उसे बोलती है, बहू कल कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, तो तू सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बना दियो। हाँ ठीक है। शीतल अगले दिन सबके लिए मटर पनीर बनाती है और जब वो पनीर खुद चखती है तो वो सब्जी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इतनी बकवास सब्जी बनाई है मैंने, इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा और मैंने सबके लिए ही सब्जी बनाई है। माँ सही कह रही थी, मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो YouTube पर देखकर कोशिश भी की। अब बन ही नहीं रहा खाना तो मैं क्या करूँ? इन लोगों को पता चला कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ तो इनके ताने शुरू हो जाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे सबका मुंह बंद करवाने के लिए। शीतल से जब अच्छा खाना नहीं बनता है तो वो अपनी बहन प्राची को बुलाती है और सबकी नजर से बचाकर दूसरे कमरे में लेकर उसको जाती है। देख प्राची, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और तू मेरी बहन, तू ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तू अब यहीं रहियो और खाना बना दिया करियो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे बदले खाना बना रही है। ठीक है। प्राची के आने के बाद अब शीतल बेफिक्र हो जाती है और प्राची रसोई संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद प्राची रसोई में खाना बना रही होती है, तभी पीछे से विनय आता है और उसे पकड़ लेता है। जीजा जी। जीजा जी? मेरा मतलब है ये आप क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रही हूँ। अरे खाना तो तुम हमेशा ही बनाती हो ना, कभी पति के लिए भी थोड़ा समय निकाल दो। खैर मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। प्राची जैसे तैसे विनय से खुद को हटाकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब गलतफहमी होनी ही थी जब एक ही घर में दो जुड़वा बहनें रह रही हों। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ बैठे होते हैं। प्राची भी वहाँ शीतल बनकर बैठी होती है, तभी पूनम बोलती है, अरे बहू कल तू कहाँ गई थी विनय के साथ? बताया नहीं। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं शीतल ने, अब मैं क्या बोलूँ इन्हें? बहू अब इतना भी क्या शर्माना, बताना कहाँ गई थी? माँ जी, दरअसल कल हम यही चाट खाने गए थे, मेरी पसंद वाली जगह पर ले गए थे विनय मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो? कल हम मूवी देखने गए थे और फिर डॉक्टर के पास। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे भूल गई हो। यार फिर शीतल की जगह तुम कोई और हो? नहीं मैं ही शीतल हूँ। वो मुझे लगा कि हमें माँ जी को नहीं बताना है, बस इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सभी लोगों को शीतल कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो शीतल तो थी ही कहाँ, वो तो उसकी जुड़वा बहन थी ना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूनम प्राची के पास जाकर बोलती है, अरे बहू जो लोग तेरी शादी के बाद आए थे ना, आज शाम को भी वही मेहमान आने वाले हैं, तो ठीक है। तो इतना सोचकर क्यों जवाब देती है बहू? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुझे कुछ भी बोलते हैं तो तू इतना ज्यादा सोचने लग जाती है जैसे हमने तुझसे पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कहाँ सोचकर जवाब दे रही हूँ। उस दिन दाल मखनी तो टेंशन में खराब हो गई थी, लेकिन आप चिंता मत करो, अब की बार मैं सोया चाप बनाऊंगी। बहू सच में ना? तू पक्का ठीक तो है ना? क्योंकि तेरी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि तू बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन तूने दाल मखनी नहीं बल्कि मटर पनीर बनाया था। तुझे हुआ क्या है बहू? देखा माँ जी, आपकी याददाश्त कितनी सही है। मैं तो यही चेक कर रही थी कि आपको सब याद रहता है या नहीं। रोज अब ऐसे ही कुछ होता जा रहा था, जिससे घर वालों का शक बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन शीतल सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो गिर जाती है और वहाँ पर विनय आ जाता है। शीतल तुम क्या करती हो?
थोड़ा तो संभल कर काम किया करो ना। अब देखो लग गई ना तुम्हारे पैर में, दिखाओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है विनय, ऐसा लग रहा है पैर मुड़ गया। मुड़ा भी है और देखो सूजन भी आ गई है इतनी। सच में तुम डांट खाने का काम करती हो। अब क्या बस ऐसे ही डांटते रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? चलो कमरे में, मैं पहले स्प्रे लगा देता हूँ, फिर गरम पट्टी बांध दूंगा। विनय शीतल को कमरे में ले जाकर गरम पट्टी बांध देता है। शीतल भी आराम से सो जाती है। रात के समय जब विनय रसोई में पानी लेने जाता है और वहाँ प्राची आराम से काम कर रही होती है। शीतल ये क्या, तुम्हें तो इतनी मोच आई थी, तुम कमरे में आराम कर रही थी, तो फिर यहाँ क्यों आई? और इतनी बड़ी मोच ठीक कैसे हो गई? तुम आराम से कैसे चल सकती हो? वो मैं आराम ही कर रही थी, लेकिन ज्यादा मोच थी नहीं, और जब खड़ी हुई तो दर्द भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ काम करने आ गई। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। विनय का शक अब बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सब कुछ अपनी माँ को बताता है। 2 दिन बाद जब प्राची खाना बना रही होती है, तभी पूनम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ मुझे, बचाओ। पूनम की आवाज सुनकर वहाँ विनय, शीतल और प्राची तीनों आ जाते हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। यहाँ माँ जी को कुछ हो गया है और आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब जुड़वा बहनों का झूठ पता करने के लिए किया गया है। शीतल, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए, बस खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया। खुद ने कोशिश तक नहीं की और वाह चाहिए। तुम अपनी बहनों को रसोई संभालने के लिए लाई थी ना, लेकिन तुम्हारी बहन के व्यवहार की वजह से हमारे घर के लिए और तुम्हारी बहन ही अच्छी है। प्राची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विनय प्राची से शादी कर लेता है, जिसके बाद शीतल को अपनी गलती पर बस अफसोस ही होता रहता है। विधवा सुजाता अपने बेटे मिंटू और बेटी चिक्की के साथ रहती थी। वो गांव के एक बड़े और अमीर घराने में रह रहे यामिनी और वीरेंद्र के पास दिन भर काम करने जाती है और उसी कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन की बात है, जब मिंटू और चिक्की दोनों स्कूल से छूटकर घर जा रहे होते हैं, तभी उनके क्लास के कुछ बच्चे एक बड़े से बर्गर और पिज्जा की दुकान में जाकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये देखकर मिंटू और चिक्की को भी वो खाने का मन करता है। चिक्की, काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो हम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, है ना? हाँ मिंटू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे भाग्य में तो अमीरों जैसा खाना लिखा ही नहीं है। तू तो जानता ही है ना, हमारी माँ कितना कष्ट करती है, तब जाकर वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती हैं। हाँ चिक्की, सही कहा तूने। तभी उस दुकान के अंदर से 2 बच्चे आते हैं और मिंटू और चिक्की के सामने वो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तुम दोनों बस दूसरों को अच्छा और अमीरों वाला खाना खाते हुए देखते ही रहोगे, कभी खा नहीं पाओगे, गरीब जो ठहरे। बिल्कुल सही कहा यार तूने गोलू, बेचारे मिंटू और चिक्की, इन दोनों का तो नसीब ही खराब है। अगर ये दोनों भी हमारी तरह अमीर होते तो हमारे साथ ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, लेकिन नहीं, इनके नसीब में ये सब है का। मिंटू और चिक्की को बहुत बुरा लगता है। ओए गोलू और पिंकू, ज्यादा मत बोलो, हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ से परेशान हो जाए। आइंदा से मुझे और मेरे भाई मिंटू को कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, समझ गए ना तुम दोनों? हाँ चल मिंटू। हाँ चिक्की। चिक्की और मिंटू घर जाते हैं और रात में सुजाता काम से आकर चूल्हे पर दाल चावल पकाकर उन दोनों को दाल चावल देती है। ये लो चिक्की और मिंटू, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो और फिर सो जाना। ठीक है माँ। चिक्की, मिंटू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ता है। आज मुझे रोमिला बता रही थी कैसे बर्गर शॉप के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों अपनी क्लास के बाकी बच्चों को अच्छा खाना खाते देख रहे थे। रोमिला वहाँ से गुजर रही थी तभी। अच्छा ऐसी बात है क्या? माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मिंटू हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे कमाकर वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा जिन्हें हम तीनों आज पूरी नहीं कर पा रहे हैं माँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुजाता के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। फिर एक दिन जब सुजाता की मालकिन यामिनी के घर उसके पति वीरेंद्र की बड़ी सी बर्थडे पार्टी होती है, तभी वहाँ पर सारा अमीर खाना आता है।
अरे ओ सुजाता मैडम, तुम यहाँ गेस्ट नहीं नौकरानी हो। जाओ जाकर सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता सर्व करो। आई बड़ी नालायक कहीं की। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं अभी सबको दे देती हूँ, माफ कीजिए। यामिनी और वीरेंद्र दोनों बहुत ही अकड़ू और बुरे स्वभाव के होते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जहाँ रोज सुजाता काम से 8 बजे छूटकर घर चली जाया करती थी, वहीं आज उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो यामिनी से जाकर कहती है, मेम साहब मैं घर चली जाऊँ? मेरे बच्चे मिंटू और चिक्की दोनों घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए ना मेम साहब। अरे रोज थोड़ी तुम्हें मैं रोक कर रखती हूँ। आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारे साहब का जन्मदिन है, इसीलिए रुकाया है। ज्यादा नखरे मत करो और बार बार आकर मेरा कान मत खाओ और 1 घंटे के बाद चली जाना। जाओ जाकर सबके लिए समोसे तलो और केक कट करके सबको बांट दो। लेकिन मेम साहब मेरे बच्चे वो भूखे। ओफो, ठीक है चली जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी आना मत मेरे यहाँ काम करने। तुमसे और 1 घंटा भी नहीं रुका जा रहा है ना? नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? ठीक है मेम साहब, मैं रुक जाती हूँ और 1 घंटा। सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसे केक कट करके परोसते समय बस अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बेचारे मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ बना कर भी नहीं आई हूँ मैं काम के चक्कर में। लेकिन अगर अभी गई तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से वक्त गुजर जाए और फटाफट मैं अपने बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उन्हें जल्दी से कुछ खिला दूँ। एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में आया हुआ बचा हुआ खाना ही अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मैं भूखी रह लूँगी वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो भूखे नहीं रहने चाहिए। सुजाता अपने बच्चों के लिए पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे यामिनी रोक लेती है और वो सभी मेहमानों के सामने सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले आप मुझसे ऐसे तमाचा मार रही हैं? अरे बेशरम गरीब गवार औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर से खाना चुरा कर ले जाने की, चोरी कहीं की। सही कह रही है यामिनी, तुमने ये खाना चोरी किया है। तुम जैसे नालायक गरीबों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निकल जाओ मेरे घर से और ये खाना यही रख दो। आइंदा से यहाँ पर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मेम साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो ये खाना लेकर जा रही थी, बस मुझे लगा कि फेंकने की जगह ये खाना मेरे बच्चे खा लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब। चुप रहो तुम और अपनी फालतू की बकवास बंद करके दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मेरे पास और कोई काम नहीं है। एक आपके भरोसे मैं अपना घर चलाती हूँ, मुझे मत निकालिए काम से। साहब, मेम साहब, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों से विनती करती हूँ। सुजाता उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं, जिसके बाद सुजाता के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उसे अब कहीं और नया काम भी नहीं मिलता है और रोज उसे और उसके बच्चों को सूखा प्याज और रोटी खानी पड़ती। उनके हालात काफी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुजाता देखती है कि गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें से सबसे अलग और अनोखी डिश बनाएगा जो वो बनेगा विजेता। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारी डिशेस हैं जिन्हें मैं अलग और अनोखे तरीके से बना सकती हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, मैं इसमें जरूर भाग लूंगी अब तो। सुजाता उस कंपटीशन में जाकर अलग और अनोखे प्रकार के गुलाब जामुन बनाती है और वो जजेस को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ही विजेता बनाते हैं, जिसके बाद वो 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है और नया घर और अमीरों जैसा खाना खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अमीरों जैसा खाना खा पाऊंगी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। माँ, आपने कर दिखाया है, हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है माँ। आप हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए भगवान जी ने आपके साथ अच्छा किया है। यहाँ सुजाता के साथ अच्छा हो जाता है, वहीं यामिनी और वीरेंद्र का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिस कारण वो दोनों अमीर से गरीब हो जाते हैं और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, वरना बुरे कर्मों के फल की सजा बद से बदतर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।